हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए चलाई गई इस टेस्ट सीरीज के पार्ट 7 को अभी कवर कराया जा रहा है और इसके अंतर्गत जो है इतिहास और भूगोल के प्रश्नों को कवर कराया जा रहा है। आज की ये क्लास इस पार्ट की तीसरी क्लास होगी। इसके पहले इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह के समीप के वातावरण में औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है सौर कलंक, बी है भूमंडलीय तापन, सी है हरितगृह और डी है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो देख लेंगे ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भूमंडलीय तापन। देख लेंगे भूमंडलीय तापन क्या है। तो पृथ्वी पर लगातार जो है विभिन्न प्रकार के गैसों के बढ़ते मिश्रण के कारण वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हुई है, जिसके कारण संपूर्ण विश्व में जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है उसे ही जो है भूमंडलीय तापन कहेंगे। और इनकी वृद्धि का कारण क्या है? तो ये जो गैसें हैं पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊष्मीय विकिरण को ये अवशोषित कर लेती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह के समीप के वातावरण में औसत तापमान में वृद्धि को जो है भूमंडलीय तापन कहते हैं। और भूमंडलीय तापन के कारण हम देखेंगे कि वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में भी परिवर्तन आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेमरू हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? लेमरू हाथी रिजर्व को देख लेंगे। ऑप्शन देखेंगे, ए है झारखंड, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और डी है ओडिशा। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़। देखेंगे यह रिजर्व जो है लेमरू हाथी रिजर्व यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। और इस रिजर्व का लक्ष्य जो है हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे लेमरू हाथी रिजर्व ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 1985, बी है 1998, सी है 1976 और डी है 1978। और इसमें हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 1985 में हुआ था। अगर हम देखें तो भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सर्वप्रथम जो शुरू हुआ था वो 1978 में भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है इसको एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के रूप में जो है कि इसको पेश किया गया था, यानी ईपीआई के रूप में। लेकिन हम देखेंगे वर्ष 1985 में इस कार्यक्रम को रूपांतरित कर दिया गया और इसका नाम जो है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है रखा गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला है कि उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पूर्व पश्चिम वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रशांत महासागर में सामान्यतः क्या कहा जाता है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है लानीना, ऑप्शन बी है वॉकर सेल, ऑप्शन सी है एल नीनो और ऑप्शन डी है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। इसमें हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वॉकर सेल, यानी कि उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पूर्व पश्चिम वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रशांत महासागर में सामान्यतः वॉकर सेल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहां हम देख लेंगे कि वॉकर सेल क्या है। यहां देख लेते हैं, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया
और ये जो हो गया ये साउथ अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, और ये प्रशांत महासागर वाला हिस्सा हो गया। अब हम इसमें वॉकर सेल समझ लेंगे। देखेंगे इक्वेटर से जो है ये गर्म जलधाराएं चलती हैं। इक्वेटर से ये गर्म जलधाराएं चलेंगी, इक्वेटर से ये गर्म जलधाराएं चलेंगी जो कि, और इन गर्म जलधाराओं का कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी जो है कि पश्चिम से पूर्व मूव कर रही है, इसलिए जो है कि जलधाराएं विपरीत दिशा में मूव करने का प्रयास करेंगी। जब यहाँ जलधारा पहुंचेगी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, तो यहाँ से वह जो है ऊपर अपलिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ जो है कि वो लो प्रेशर क्रिएट करेगी। यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा और ये जो हवाएं हैं ऊपर अपलिफ्ट हो जाएंगी, और यहाँ हम देखेंगे यहाँ से वो जो है कि बादलों का निर्माण करेंगी तथा वर्षा होगी। लेकिन यह वायु जो है कि पूरी तरह से वर्षा नहीं करेगी। यह वायु जो है कि फिर से पूरब की तरफ बढ़ेगी। ये वायु जो है कि फिर से जो है पूरब की तरफ बढ़ेगी, और वह जो है कि दक्षिण अमेरिका की ओर मूव करेगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं एक सेल का निर्माण हो जाएगा, और इसी को जो है कि वॉकर सेल कहा जाता है। एल नीनो व लानीना की घटना के दौरान इसमें परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे, इसको ग्लोब पे समझ सकते हैं, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, और ये प्रशांत महासागर हो गया। इसमें हम देखेंगे कि ये जो जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं, ये पूर्वी तट पर पहुंचेंगी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पहुंचेंगी। यहाँ से लो प्रेशर क्रिएट करेंगी और ये अपलिफ्ट होंगी, और उसके बाद जो है कि यहाँ बादलों का निर्माण होगा, और देखेंगे बादलों के निर्माण से वर्षा होगी, लेकिन यह वायु पूरी तरह से वर्षा नहीं कर सकेगी। यह वायु फिर से जो है कि पूरब की तरफ मुड़ेगी और बढ़ेगी, वो दक्षिण अमेरिका की ओर मूव करेगी। इस प्रकार ये जो सेल का निर्माण हो गया, इसी को वॉकर सेल कहा जाता है, और इसमें परिवर्तन जो है एल नीनो और लालीना की घटना के दौरान होता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है 15.34%, बी है 16.87%, सी है 17.54% और डी है 18.72%। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 17.54%। भारत में विश्व की लगभग जो है 17.54% जनसंख्या निवास करती है। और अगर भारत की जनसंख्या को देखें तो ये जो है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि मिश्रित वाहिकाओं द्वारा हो रहा जल प्रवाह, इसको क्या कहेंगे? मिश्रित वाहिकाओं द्वारा हो रहे जल प्रवाह को इसको कहते हैं अपवाह द्रोणी। तो इस प्रकार ये जो हो जाएगा ए का पहला। उसी प्रकार दूसरा है कि नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, इस पहला इसमें देख लेंगे कि मिश्रित वाहिकाओं द्वारा हो रहा जल प्रवाह, इसको हम अपवाह कहेंगे। दूसरा है कि नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जो है कि अपवाह द्रोणी कहेंगे। तीसरा है कि नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, ये जो है कि उसका जल ग्रहण क्षेत्र है। और चौथा है कि एक अपवाह द्रोणी द्वारा दूसरी अपवाह द्रोणी को अलग करने वाली सीमा, इसको जो है कि जल विभाजक कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इनको हम देख सकते हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी में। क्लास 9 के एनसीईआरटी में जो है अपवाह द्रोणी, जल ग्रहण क्षेत्र, अपवाह जल विभाजक, वितरिका किसे कहते हैं, इस इन सभी को जो है कि परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार हम इसके लिए जो है कि क्लास 9 की एनसीईआरटी जो है पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, और देख लेंगे ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है नागालैंड और डी है मिजोरम। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नागालैंड। देखें कि इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नागालैंड में स्थित है, और इसे जो है कि राष्ट्रीय उद्यान होने का दर्जा जो दिया गया था, इसकी जो घोषणा हुई थी कि जो है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाएगा, ये 1993 में हुई थी। और वर्ष 2005 में देखेंगे भारत सरकार द्वारा जो है कि इसे एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। अतः हम इसमें देख लेंगे विकल्प सी जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे उद्यान में रहने वाले प्राणियों को, तो इसमें जो है कि हुलॉक गिबन, सुनहरा लंगूर, उसके बाद हम देख सकते हैं बाघ, किंगफिशर, गोह, अजगर, भालू इत्यादि को हम इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान में देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है बांसबेरिया, ऑप्शन बी है सियालदा, सी है बलूर और डी है रिसरा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन को जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि रिसरा। देखेंगे भारत में 1855 में हुगली नदी पर जो है जूट मिल की प्रथम मिल बंगाल प्रेसिडेंसी के नजदीक जो है स्थापित की गई थी। और भारत को देखें तो भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। उत्पादक है भारत जूट का सबसे बड़ा और निर्यातक है दूसरा। तो सबसे बड़ा जो है कि भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि काराकोरम रेंज का विस्तार कहाँ तक है, और ऑप्शन इसमें हम देख लेंगे। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान और तजिकिस्तान, बी है मंगोलिया, कजाकिस्तान, रूस और जॉर्जिया, सी है म्यांमार, भूटान, चीन, मंगोलिया और उत्तरी कोरिया और डी है फिनलैंड, स्वीडन, रूस, पोलैंड और बुल्गारिया। तो इसमें हम देख लेंगे कि काराकोरम रेंज का विस्तार कहाँ तक है। काराकोरम रेंज को देखेंगे तो ये जो ट्रांस हिमालय है उसका भाग है। ट्रांस हिमालय वाला जो ये भाग है इसको हम देख सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अफगानिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान और तजाकिस्तान। देखेंगे काराकोरम रेंज जो है एशिया महाद्वीप के केंद्र में पर्वत श्रृंखलाओं का एक हिस्सा है, जिसे पश्चिम में हिंदू कुश, पश्चिम में देख लेंगे यहाँ हिंदू कुश है, जिसे पश्चिम में हिंदू कुश, उत्तर पश्चिम में हम अगर देख लें तो यहाँ पे जो है कि पामीर, पामीर की घाट है यहाँ। उत्तर पूर्व में देख लेंगे तो उत्तर पूर्व में देखेंगे तो कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत, और दक्षिण पूर्व में अगर हम देख लेंगे तो हिमालय इसके अवस्थित है, इसके हिमालय अवस्थित है। और ये जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का भाग नहीं है। और काराकोरम रेंज को देखेंगे तो ये अफगानिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान और तजिकिस्तान में विस्तारित है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ए है 2011, सी है 2000, बी है 2013, सी है 2015 और डी है 2017। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2015। देखेंगे उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा जो है जून 2000
2015 में की गई थी। और इस नीति के तहत जो है ऐसे गाँव को चिन्हित कर जो है कि विकसित किए जाने की व्यवस्था की गई थी, जो मुख्यतः पर्यटन स्थल के समीप हैं और जहाँ पर्यटन की संभावनाएं जो हैं वो हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे, ऑप्शन इसमें सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला हम देखेंगे कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेंगे कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। स्थानांतरित कृषि का प्रकार और इससे संबंधित क्षेत्रों को दिया हुआ है। तो स्थानांतरित जो कृषि है इसको जो है कि झूम कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में बेवर तथा जो है कि डहियार बुंदेलखंड संभाग मध्य प्रदेश में, दीपा जो है बस्तर छत्तीसगढ़ में और पोडू जो है उड़ीसा में। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पोडू जो कहते हैं इसे उड़ीसा में ना कह करके आंध्र प्रदेश में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अन्य को देखें तो बाकी जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बुग्याल के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें देख लेंगे, ए है उत्तराखंड की एक जनजाति, बी है बर्फ से ढका हुआ मैदान, सी है उच्च हिमालयी क्षेत्र के घास के मैदान और डी है नंदा देवी में स्थित एक पर्वत। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उच्च हिमालयी क्षेत्र के जो है बुग्याल जो है वो उच्च हिमालयी क्षेत्र के घास के मैदान हैं। देखेंगे उत्तराखंड में जो है गढ़वाल हिमालय की हिम चोटियों की तलहटी में जहां से जो है टिम्बर रेखा समाप्त हो जाती है, यानी कि जहां से पेड़ों की पंक्तियां जहां समाप्त हो जाती हैं वहां से हरे मुलायम घास के मैदान जो है प्रारंभ होने लगते हैं और इन्हीं को बुग्याल के नाम से जाना जाता है। आमतौर पे ये देखें तो 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इन्हीं मैदानों को, इन घास के मैदानों को जो है बुग्याल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहाँ अवस्थित है और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है कैमरेगे फ्रांस, बी है ओकावंगी बोत्सवाना, सी है पेंटानल दक्षिण अमेरिका और डी है एवरग्लेड्स फ्लोरिडा अमेरिका। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पेंटानल दक्षिण अमेरिका। देखेंगे दक्षिण अमेरिका का पेंटानल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि या फिर दलदली भूमि वाला क्षेत्र है और यहाँ जो है कि मुख्यतः ब्राजील में स्थिति है इसकी, लेकिन इसके कुछ हिस्से जो है कि ब्राजील की सीमा पर बोलीविया और पराग्वे तक भी फैले हुए हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहाँ अवस्थित है, तो ये पेंटानल में अवस्थित है दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न जो है कि देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित है और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, बी है मलेरिया, सी है हैजा और डी है हेपेटाइटिस बी। और विषाणु जनित यानी वायरस वाले रोगों को कह रहा है, तो इसमें से कौन सा रोग जो है कि विषाणु जनित है, वायरस से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हेपेटाइटिस बी। देखेंगे हेपेटाइटिस बी जो है वो एक संक्रामक रोग है जो कि हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से फैलता है और इस बीमारी के कारण जो लीवर है उसमें सूजन हो जाती है और जलन होने लगती है। बाकी हम अन्य ऑप्शन को देख लेंगे। डिप्थीरिया को देख लें तो डिप्थीरिया जो रोग है वो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से डिप्थीरिया रोग होता है। वहीं हम देख लेंगे मलेरिया को, तो ये जो है कि प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा जो है कि ये फैलता है प्रोटोजोआ के कारण, परजीवी प्रोटोजोआ के कारण। और हैजा देख लेंगे तो हैजा जो है कि विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ हम देख लेंगे विब्रियो कॉलरी। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि तीनों जो है कि जीवाणु जनित रोग है, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है ये विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है
कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सही उत्तर का इसमें चयन करिए। इसमें हम देख लेंगे कौन-सी चीज़ जो है कि कहाँ के लिए कहाँ की प्रसिद्ध चीज़ है, इसको हम इसमें बताएँगे। सबसे पहले है टेराकोटा। टेराकोटा प्रसिद्ध है गोरखपुर, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए का 2। दूसरा है लकड़ी के खिलौने, तो ये हो जाएँगे वाराणसी के। चीनी मिट्टी के बर्तन हम देख लेंगे चिन्हट, और काँच के सामान ये हो जाएगा काँच की चूड़ियाँ, काँच के सामान जो भी हैं, ये फिरोज़ाबाद के। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स क्या है? और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कृषि उपज व्यापार के लिए समग्र सेवा प्रदाता। बी है श्रम एवं रोजगार हेतु निर्मित नवीन मंच। सी है आईटी सेवाओं के प्रसार हेतु नई योजना, और डी है महिलाओं की सुरक्षा हेतु लॉन्च एक ऐप। और इसमें हम देख लेंगे प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स को, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कृषि उपज व्यापार के लिए समग्र सेवा प्रदाता। देखेंगे केंद्रीय मंत्री और किसान कल्याण मंत्री द्वारा जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत जो है कि प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया गया है। और यह जो है कि कृषि उपज व्यापार के लिए समग्र सेवा, जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे कि गुणवत्ता की जांच, व्यापार भुगतान प्रणाली आदि के रूप में जो है कार्य करेगा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन देखेंगे, एक छत्रक योजना के रूप में इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2007 में की गई थी। दूसरा है कि यह योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करती है। और तीसरा हम देख लेंगे कि राज्यों के कृषि विभाग इस योजना हेतु नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। तो देख लेंगे जो है कि कौन सा इसमें सही है। अगर पहला कथन इसमें हम देखें, पहला जो कथन है कि एक छत्रक योजना के रूप में जो है कि राष्ट्रीय कृषि योजना की शुरुआत जो है कि 2007 में की गई थी। ये जो हो जाएगा कथन पहला वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत जो की गई थी 2007 में की गई थी। और यह जो है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करती है। तो ये कथन जो है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इस योजना को देखें तो ये राज्यों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करती है, ना कि निजी निवेश बढ़ाने हेतु। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है कि राज्यों के कृषि विभाग इस योजना हेतु नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। तो देख लेंगे ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के संदर्भ में बग्गी और मैरा ये दोनों क्या है? राजस्थान के संदर्भ में बग्गी और मैरा क्या है? तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है पोशाकों के प्रकार, बी है भोजन के प्रकार, सी है लोक संगीत के प्रकार, और डी है राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यह जो है बग्गी और मैरा ये राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार हैं, ये मिट्टी है। अब बग्गी को देख लेते हैं। तो बग्गी जो है ये घग्गर क्षेत्र में पाई जाने वाली समतल और उपजाऊ चिकनी मृदा का जो है कि स्थानीय नाम है। बग्गी जो है चिकनी मिट्टी है और यह जो है कि घग्गर क्षेत्र में पाई जाती है, घग्गर के क्षेत्र में पाई जाती है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है बग्गी को, इसे जो है कि काठी के नाम से भी
जाना जाता है। बाकी मैरा को देख लेते हैं, तो मैरा क्या है? तो मैरा जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये भी जो है कि चिकनी मिट्टी ही है। ये भी जो है हल्की पीले रंग की जो है चिकनी मिट्टी है। और इस मिट्टी में मृदा में जो है इस मृदा में जल सोखने की जो है कि क्षमता बहुत ही अधिक होती है और सिंचाई के पश्चात जो है ये उत्तम फसल देती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है चंद्रभागा, ऑप्शन बी है पिंडर, ऑप्शन सी है मंदाकिनी और ऑप्शन डी है धौलीगंगा। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि अलकनंदा की सहायक नदियों में कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चंद्रभागा। देख लेंगे अ, अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियों को, तो ये हो जाएगी धौलीगंगा, मंदाकिनी, पिंडर और एक और नदी हो जाएगी नंदाकिनी और भागीरथी। ये नदियां जो हो जाएंगी पिंडार, मंदाकिनी, धौलीगंगा, नंदाकिनी और भागीरथी, ये अलकनंदा की सहायक नदियां हो जाएंगी। और भीमा नदी जिसको कि चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, चंद्रभागा नदी को जो है कि भीमा नदी भी कहते हैं। यह जो है कि भारत के पश्चिम और दक्षिणी भाग में एक प्रमुख नदी है। और ये किन किन राज्यों से होकर बहती है? यह जो है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों से होकर बहती है और बाद में जो है कि ये कृष्णा में मिल जाती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मैन बाउंड्री फॉल्ट किन दो हिमालयों को विभाजित करती है? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से, बी है मध्य हिमालय को शिवालिक से, सी है बृहद हिमालय को निम्न हिमालय से और डी है ट्रांस हिमालय को शिवालिक से। हिमालय के भाग को देख लेंगे तो सबसे ऊपर हम देख लें सबसे पहले, तो ये जो हो जाएगा बृहद हिमालय। उसके बाद हम देख लेंगे लघु हिमालय को। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री, और ये हो जाएगा लघु हिमालय। उसके बाद शिवालिक की श्रेणियां। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है वो किन दो हिमालयों को विभाजित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो है कि मध्य हिमालय को शिवालिक से विभाजित करती है। तो हम देख सकते हैं कि हिमाचल श्रेणी को ही लघु या फिर मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और लघु हिमालय में हम देखेंगे तो इसी श्रेणी में इसकी शिमला, कुल्लू, मनाली, जो है कि दार्जिलिंग आदि पर्यटन स्थल भी पाए जाते हैं। और शिवालिक को निम्न या फिर बाह्य हिमालय कहते हैं। ये शिवालिक श्रेणी हो गई, बाह्य हिमालय कहते हैं। और मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है लघु और बाह्य हिमालय से जो है अलग करती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच, शिवालिक और जो है कि मध्य हिमालय के बीच में है, इसको अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है 15 अप्रैल, बी है 19 मई, सी है 30 जून और डी है 16 अगस्त। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 30 जून को। देखेंगे प्रतिवर्ष 30 जून को जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्षुद्रग्रह दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका आयोजन क्यों किया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? तो देखेंगे क्षुद्रग्रहों तथा उनके कारण जो है उत्पन्न संभावित खतरे तथा उनके अध्ययन से ज्ञात वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये देख लेंगे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट यानी KMMTTP,
तो इसके बारे में हम देख लेंगे कथन को। ये कह रहा है कि इसे 2008 में शुरू किया गया था। ये पूरी तरीके से भारत के द्वारा वित्त पोषित है। और तीसरा कथन है कि ये भारत को म्यांमार के सितवे और पलेटवा से जोड़ता है। तो इसमें हम देख लेंगे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ए है केवल 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3 और डी है उपरोक्त सभी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें से सभी ऑप्शन सही है। देखेंगे जलमार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए जो है आसियान और भारत इस पर कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर जो है कार्य कर रहे हैं। और इसे जो है कि वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और पूरी तरीके से ये भारत द्वारा वित्त पोषित है। अतः ये दोनों कथन जो है कि सही हो गए, तथा यह जो है कि भारत के कोलकाता को क्रमशः समुद्र और नदी द्वारा जो है म्यांमार के सितवे और पलेटवा से जोड़ता है। तो इस प्रकार ये तीसरा कथन भी सही है और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मास गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है उत्तर प्रदेश। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। देख लेंगे। देखेंगे उत्तराखंड में नैनीताल जिले में जो है कि नैनीताल जिले के खुरपा ताल में भारत का पहला मास गार्डन जो है विकसित किया गया है। इसको हम काई उद्यान भी कह सकते हैं, मास गार्डन को। मास गार्डन का उद्घाटन जो है प्रसिद्ध जल संरक्षण के कार्यकर्ता जो थे राजेंद्र सिंह, उनके द्वारा जो है कि इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वो दिसंबर 2019 में इसकी स्थापना जो है कि की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मांस और ब्रायोफाइटा की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना जो है इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। अगला है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EFZ का सीमा विस्तार कहाँ तक होता है। और ऑप्शन ए है आधार रेखा से 50 नॉटिकल मील दूर, बी है आधार रेखा से 100 नॉटिकल मील दूर, सी है आधार रेखा से 150 नॉटिकल मील दूर और डी है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर। तो इस प्रकार हम देख लेंगे आधार रेखा से जो है 200 नॉटिकल मील तक जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र का सीमा विस्तार होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण आदि का अधिकार इसमें प्राप्त होता है। तो हम ये भारत का तट देख लेंगे, इससे जो है कि 200 नॉटिकल मील तक जो है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार होता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे। अगला है कि चैन कुरिंजी यानी ग्लूटा ट्रेवनकोरिका वृक्ष किस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थानिक प्रजाति है। और ऑप्शन देख लेंगे। ए है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, बी है अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व, सी है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और डी है दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। देखेंगे चैन कुरिंजी का वृक्ष जो है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व की एक स्थानिक प्रजाति है और इस प्रजाति का उपयोग जो है वो लो ब्लड प्रेशर और गठिया के इलाज के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त्यमालाई संरक्षण जैवमंडल को देखेंगे तो ये भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला के दक्षिण भाग में जो है सन 2001 में स्थापित एक संरक्षित जैवमंडल है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की एक सहायक नदी है, सहायक नदी नहीं है। और इसमें हम देख लेंगे। ए है शिवनाथ, बी है हसदेवा, सी है सिमसा और डी है
मांड। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सिमसा। महानदी की अगर प्रमुख सहायक नदियों को देखें तो उसमें हो जाएगा शिवनाथ, हसदेव, मार्ड। ईब नदी को हम इसमें देख सकते हैं, इसकी सहायक नदी। जोंक नदी इसकी सहायक नदी है। तेल नदी भी महानदी की सहायक नदी है। सिमसा को देखें तो ये जो है कि कावेरी की सहायक नदी है, ना कि महानदी की। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। और इसमें हम देख लेंगे, एक तरफ जो है कि प्रमुख संस्थान दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी अवस्थिति दी हुई है। तो देख लेंगे, आलू अनुसंधान संस्थान बाबूगंज गाजियाबाद में है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में, टॉय सिटी इटावा, और डी है राजस्थान राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन, राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम सैटेलाइट टाउन पिलखुआ हापुड़ में है। तो देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टॉय सिटी। टॉय सिटी को देखेंगे तो ये इटावा ना होकर के ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। बाकी अन्य ऑप्शन देख लें कि आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगंज गाजियाबाद में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में, और राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन पिलखुआ हापुड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि मालपुरी, चोकला, सोनाड़ी किसकी नस्लें हैं। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है भेड़, बी है भैंस, सी है बकरी, और डी है ऊंट। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो है कि भेड़ की जो है कि नस्लें हैं। देखेंगे मालपुरी, चोकला, सोनाड़ी, नाली, ये भी भेड़ की ही किस्म है। ये सभी भेड़ की प्रमुख किस्म है। और चोकला को अगर हम देखें तो चोकला को जो है कि भारत के मैरिनो भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। ऑप्शन इसमें देख लेंगे, अक्साई चिन्ह के पूर्व में, बी है लेह के पूर्व में, सी है गिलगित के उत्तर में, और सी है नुब्रा घाटी के उत्तर में। इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी नुब्रा घाटी के उत्तर में। देखेंगे सियाचिन हिमनद को यानी सियाचिन ग्लेशियर को, तो ये हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। हिमालय के अगर हम पूर्वी काराकोरम श्रेणी देखें तो काराकोरम रेंज ये है। पूर्वी काराकोरम में जो है सियाचिन ग्लेशियर है, जो विश्व की अगर ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और यह क्षेत्र जो है विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र भी है। अगर हम इसमें देखें पूर्व में इसके, अगर सियाचिन ग्लेशियर के अगर पूर्व में देखें तो अक्साई चिन, पश्चिम में गिलगित, दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो लेह, और दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में इसके नुब्रा घाटी है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो यह जो है कि नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें हम देख लेंगे पहला कथन जो दिया है। पहला कथन है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और तीसरा है कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। विकल्प देख लेंगे, ए है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है केवल 3, और डी है 1 और 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें से केवल पहला कथन जो है वो सही है। देखेंगे बैरन द्वीप को, तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है। और इस द्वीप को देखें, दूसरा कथन कह रहा है कि यह जो है कि ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो देखेंगे बैरन द्वीप जो है वो ग्रेट निकोबार के पूर्व में नहीं उत्तर में स्थित है। तो इस प्रकार देख लेंगे दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था।
और तब से ये निष्क्रिय बना हुआ है। तो देखेंगे पिछली बार उद्गार जो है 1991 में हुआ था, तब से यहाँ 2-3 वर्षों पर जो है कि अ, उद्गार होता रहता है। अभी हाल में देखें तो 16 में जो है लास्ट बार इसमें उद्गार हुआ है फरवरी 2016 में, तो इसलिए तीसरा कथन भी हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न अगली क्लास में डिस्कस होंगे। थैंक यू।